नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी की जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ थी कि सर हमारे मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इन आईटी के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, यानी जो कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट हुए हैं उन पर जो एमसीक्यू बन रहे हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ाएं। ठीक है, तो आज हम कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। अगर वीडियो रियली में आपको हेल्पफुल और अच्छा लगे तो इसको आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वह एप्लीकेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कार्य करती हैं में लो मार्जिन तथा आमतौर पर लो रिस्क कहलाती हैं। वह एप्लीकेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कार्य करती हैं में लो मार्जिन तथा आमतौर पर लो रिस्क होती है, वह क्या कहलाती हैं? तो जल्दी से इस प्रश्न का जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका उत्तर बताएं। वह एप्लीकेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कार्य करती है में लो मार्जिन तथा आमतौर पर लो रिस्क क्या कहलाती हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, लो टच। कौन सा ऑप्शन होगा? आपके बी वाला है जो लो टच। लो टच एप्लीकेशन जो होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कार्य करती हैं, इसमें लो मार्जिन तथा आमतौर पर लो रिस्क रहती हैं, तो वो आपकी लो टच कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें आप अपने डेटा को किसी भौतिक डिवाइस के ऊपर जो है डेटा को स्टोर नहीं करते, ये आपका वर्चुअल डिवाइस होता है। मतलब आप क्लाउड यानी इंटरनेट के ऊपर स्टोरेज एरिया के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। वॉइस प्रिंसिपल आईटी 2018 के अंदर आ चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में से कौन वेब सर्वर नहीं है? ठीक है, वेब सर्वर नहीं है। क्लाइंट और सर्वर के बारे में आप तो जानते होंगे। जो व्यक्ति किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है वो होता है क्लाइंट, और जो उस रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन लेता है वो होता है आपके सर्वर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन एक वेब सर्वर नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके CASP एंड JSP, एक्टिव सर्वर पेज और JS जावास्क्रिप्ट पेज आपका जो है यहाँ पर वेब सर्वर नहीं है। बाकी अपाची IIS और PWS एंड IIS, अपाची एंड जिक्सॉ, ये आपके जो है सर्वर के प्रकार है, ये आपके सर्वर के प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा, निम्न में से कौन वैध क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नहीं है? निम्न में से कौन वैध क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नहीं है? फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आप चाहें तो अपने पास वन लाइनर के रूप में भी इसको अपने पास लिख सकते हैं ताकि आपका अच्छा रिपीटेशन रहे। तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, फर्मवेयर एज अ सर्विस यानी फास्ट जो है वो आपका वैध क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का मॉडल नहीं है। ये सारे के सारे जो फुल फॉर्म से एक बार देख लीजिए। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास का होता है आपके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सास का होता है आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और फर्मवेयर एज अ सर्विस होता है फास्ट का फुल फॉर्म, जो कि ये कह रहा है कि वैध क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नहीं है। चलिए अगला चौथा प्रश्न है आपके, आइए सूचना सहायक 2018 का प्रश्न है, VVPAT, वीवी पार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीवी पार्ट का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर आपका होगा ए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये आपका जो है पहला ऑप्शन सही होता है वीवी पार्ट का फुल फॉर्म के अंतर्गत। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, जब हम एंड्रॉइड स्मार्टफोन के द्वारा फोटोज एंड वीडियोस को कंप्यूटर पर बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, तो इसके देखने के लिए जब इसको शेयर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो जल्दी से इसको भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, स्क्रीन मिरर। हम जब अपनी स्क्रीन को मिरर करते हैं तो उसको हम किसी स्क्रीन के ऊपर बड़े तौर पर देख सकते हैं। प्रश्न 6 है, स्क्रीन मिररिंग ऐप मोबिजेन को ईमेल, गूगल या गूगल प्लस या फेसबुक का उपयोग करके क्या किया जा सकता है? स्क्रीन मिररिंग ऐप मोबिजेन को हम ईमेल, गूगल प्लस या फेसबुक का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई।
तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा आपके डी उपरोक्त सभी, यानी आप उसको लॉन्च यानी ओपन कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार आप साइन इन कर दिए तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और साइन इन भी कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके तीनों के तीनों इसमें ऑप्शन सही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न 7 है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है कि यह, अब बताइए यहां पर आपका इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है कि यहां तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी उपरोक्त सभी, यानी यह यूनिवर्सल है, इंटरनेट पर ऑफर की जा सकती है और इंटेजिबल भी मानी जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने आपको अर्थ बता दिया, ठीक है ना। आप इंटरनेट के ऊपर रहकर जो है अपने डेटा को वर्चुअली स्टोर वगैरह कर रहे हैं तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है 8वां, क्लाउड डिस्क ड्राइव की तरह व्यवहार करती हैं जो गूगल या एप्पल के अधीन है तथा फाइल को रिमोट लोकेशन में स्टोर किया जाता है और इसे एक्सेस कर सकता है। तो बताइए आप इनमें से क्या क्या डाल सकते हैं क्लाउड के अंतर्गत। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, यानी आप क्लाउड में डॉक्यूमेंट, फोटोज और वीडियो सभी को डाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन इसको थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को आपके सामने रख के आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि ये सारी चीजें इसमें रखी जा सकती हैं। 9वां प्रश्न है, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग प्रतिदिन करते हैं, जब हम उपयोग करते हैं, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग प्रतिदिन करते हैं जब हम उपयोग करते हैं। तो बताइए भाई हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं उस टाइम हम क्लाउड कंप्यूटिंग चलाएंगे। तो देखिए इसमें भी आपका प्रश्न संख्या 9 के अंदर राइट आंसर होगा डी, यानी फेसबुक के टाइम भी कर सकते हैं, जीमेल में भी और नेटफ्लिक्स में भी कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट, फोटोज तथा वीडियोज को निम्न सर्विस के साथ ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है। तो बताइए अब आप इनमें से कहां पर जो है ऑनलाइन स्टोर इसको कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी उपरोक्त सभी, यानी माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या अमेजॉन क्लाउड ड्राइव और गूगल ड्राइव, ये सभी ये है कि आप इसको ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं बस। अगला प्रश्न देखिए 11वां, कौन से प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीक सर्विसेज तथा एप्लीकेशन को संदर्भित करती हैं जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर रन होती हैं। कौन से प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक सर्विसेज तथा एप्लीकेशन को संदर्भित करती हैं जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर जो है रन होती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ये चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। देखिए कौन से विकल्प को क्लाउड की भांति माना जाता है, क्लाउड की भांति जो है कौन सा ऑप्शन आप मान सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हडूप, ठीक है। हडूप को जो है हम क्लाउड की भांति मान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब इसमें हम देखिए एक हडूप के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप कि जब भी इंटरनेट आकार में बड़ा रूप जो है धारण कर लेता है, इंटरनेट जो होता है वो आकार में बड़ा रूप धारण कर लेता है। अब इंटरनेट क्या है तो मैंने आपको बताया था इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस है। इंटरनेट सार्वजनिक होता है सभी के लिए और इंटरनेट जो होता है वो प्राइवेट होता है, जो उस कंपनी के व्यक्तियों को ही दिया जाता है। एक एक्स्ट्रानेट भी होता है, एक्स्ट्रानेट उस कंपनी में जो काम कर रहे व्यक्ति, उस संबंधित या उस कंपनी के जो ग्राहक है उसको दिया जाने वाला नेटवर्क होता है एक्स्ट्रानेट। तो देखो जब भी इंट्रानेट आपके आकार में बड़ा रूप धारण कर लेता है तो डायग्राम के द्वारा व्यक्तिगत फिजिकल सिस्टम को पृथक करना आसान नहीं होता, इसलिए इंटरनेट क्लाउड का रूप जो होता है वो धारण कर लेता है। इससे हडूप क्लाउड को भी माना जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, एप्पल क्लाउड, ड्रॉपबॉक्स तथा गूगल ड्राइव सहायता करते हैं। तो बताइए इसमें आपके किस में ये हेल्प करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, विभिन्न डिवाइस के मध्य सिंक्रोनाइज करने के लिए। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि उस डिवाइस में कोई डेटा आपने लॉस कर दिया, अब उस डेटा को उसके साथ, उस डिवाइस को उसके साथ आप सिंक्रोनाइज करके आप वापस एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सामने ये इतनी सारी विशेषताएं हैं लेकिन यूजर को सिर्फ ये वाली विशेषता ही दिखाई देनी चाहिए, मतलब ये वाली आपको चीजें दिखानी है तो इसको बोलते हैं
एब्स्ट्रैक्शन यानी आवश्यक जानकारी ही यूजर के सामने ही रखनी चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन है जो भौतिक रिसोर्स के संयोजन की धारणा पर आधारित होता है तथा उन्हें रिसोर्स की भांति यूजर को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो वो कौन सा होता है बताइए? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 14 का राइट आंसर होगा आपके सी वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप डेटा होता है फिजिकली आप उसको नहीं दे पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिर्फ आप उसके बारे में एक मनन कर सकते हैं, उस चीज के बारे में ध्यान रखिए। वर्चुअल वो चीज होती है सोचने समझने वाली। अगला, निम्न में से कौन सा अमेजॉन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, यानी अमेजॉन का क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तो अपना उत्तर जांच करें। इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा बी AWS। ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विस जो है वो आपका अमेजॉन द्वारा दी जाने वाली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज है। अगला है, मैन्युफैक्चरिंग तथा ड्रोन रोबोट्स, ईमेल पर स्पैम फिल्टर्स, यूट्यूब के गानों का रिकमेंडेशन आदि किसका उदाहरण है? तो जल्दी से इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जो होती है वो आपको ये सारी सुविधाएं देती है। ड्रोन रोबोट्स की, ईमेल पर जो स्पैम को फिल्टर कर देती है, या यूट्यूब के अंदर आपके जो गाने की रिकमेंडेशन, मतलब अभी आपने जो गाना चलाया है या जो भी देखा है उससे संबंधित गानों की लिस्ट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रही है, वो सारी AI एप्लीकेशंस की जो है उदाहरण है। अगला है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड कैरेक्टर की साइज कितनी होती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड की कैरेक्टर की साइज कितनी होती है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, 64 बिट होती है। कितनी होती है? 64 बिट आपकी जो है इसकी साइज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है आपका, फिंगरप्रिंट सेंसर के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा इंटरफेस है? फिंगरप्रिंट सेंसर द्वारा उपयोग किया जाने वाला सेंसर इंटरफेस कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर होगा, प्रश्न 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, UART इंटरफेस। कौन सा होगा भाई? आपके UART इंटरफेस होता है, इसका राइट आंसर है। तो ये UART जो होता है इसके अंदर ऑप्शन सही है। UART का फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। वापस रिपीट कर देता हूं, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिशन जो है वो आपका इसमें सही होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर UART इंटरफेस का उपयोग फिंगरप्रिंट डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। इसे 1:1 या 1:N मोड में व्यक्ति की पहचान करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगला प्रश्न है, HART का पूरा मतलब फुल फॉर्म क्या है? HART का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर जो है वो आपका हार्ट का फुल फॉर्म होता है, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से जुड़े जोखिम कारकों की पहचान कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अगर आप करें तो उसमें कौन से जोखिम के कारक हो सकते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए बताइए इसमें से? तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी आप क्रेडिट कार्ड की जो है किसी के साथ छलपूर्ण उपयोग करते हैं तो वो भी गलत है। इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल अगर किसी को भेजते हैं वो भी गलत है। और कार्ड की डिटेल जो होती है वो रिमोट स्टोरेज में अगर कहीं पर स्टोर कर रहे हो तो वो भी गलत है। अगला, इकोसिस्टम किसके लिए एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है? जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आपके सामने, इकोसिस्टम जो होता है किसके लिए एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है, तो इसका उत्तर होगा आपके बी, इंटरनेट मार्केट के लिए, इंटरनेट मार्केटिंग के लिए इकोसिस्टम काम करता है फ्रेमवर्क की तरह। अगला है, जिग्बी स्मार्ट एनर्जी तो उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी कौन सी है? जिग्बी स्मार्ट एनर्जी हेतु उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी कौन सी है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, स्टार टोपोलॉजी। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी हेतु उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी। अगला है,
एक्टिव एक्स कंट्रोल पेंटियम बाइनरी प्रोग्राम होते हैं जिन्हें किसमें अंतर्निहित किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने, एक्टिव एक्स कंट्रोल पेंटियम बाइनरी प्रोग्राम होते हैं जिन्हें किसमें अंतर्निहित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके वेब पेज के अंतर्गत काम आते हैं एक्टिव एक्स, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है देखिए आपके, निम्नलिखित में से कौन सा टच सेंसर सेल फोन में उपयोग किया जाता है? आपके जो सेल फोन है होता है उसमें टच के लिए कौन सा सेंसर यूज किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 24 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न 24 का राइट आंसर होगा आपके सी, कैपेसिटिव टच सेंसर जो होता है आपके सेल फोन में टच के लिए उपयोग किया जाता है, टच सेंसर को एक्सेस करने के लिए। अगला, लार्ज डेटा से पहले से अज्ञात वैध तथा कार्यवाही योग्य जानकारी को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया है जिससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक तथा स्ट्रेटेजिक निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वो कौन सा होता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 25 का राइट आंसर होगा आपके सी, डेटा माइनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट यानी उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम, या उसके डेटा को और थोड़ा फैला देते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन में डेटा का कौन सा वर्गीकरण उपयोग किया जा सकता है? मोबाइल एप्लीकेशन में डेटा का कौन सा वर्गीकरण यूज में लिया जा सकता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 26 का राइट आंसर होगा आपके सी, प्राइवेट डेटा, पब्लिक डेटा और शेयर डेटा। प्राइवेट यानी जो सिर्फ एक व्यक्ति को पर्सनली होता है, पब्लिक डेटा यानी सभी के पास जा रहा है, शेयर यानी जिसको आप शेयर करेंगे उसी के पास ही जाएगा वो डेटा, ऐसा। तो प्राइवेट, पब्लिक और शेयर डेटा जो होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेटा का वर्गीकरण होता है। अगला विंडोज 32 यानी Win32 में कौन सा फंक्शन का उपयोग विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है? विंडो एप्लीकेशन बनाने के लिए Win32 में कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर होगा आपके सी, विन मेन का किया जाता है। किसका? विन मेन का किया जाता है विंडो 32 में विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर को इंप्लीमेंट करने के लिए उपयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। तो देखिए अब इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके विंडोज 2000 यानी विंडोज 2000 जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईओटी में डब्ल्यूओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग, डब्ल्यूओटी का फुल फॉर्म होता है वेब ऑफ थिंग, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि डब्ल्यूओटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसमें। तो देखिए प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर होगा आपका उपयोगिता तथा अंतःक्रियाशीलता में सुधार करना। उपयोगिता तथा अंतःक्रियाशीलता में सुधार करना, ये आपका सही होता है। तो यहां पर इसमें आपको पता चल गया, आईओटी में डब्ल्यूओटी का मुख्य उद्देश्य उपयोगिता तथा अंतःक्रियाशीलता में सुधार करना, यानी उसके अंदर अच्छा आप डेवलप कर। ध्यान रखना आईओटी की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, इंटरनेट ऑफ थिंग, डब्ल्यूओटी यानी वेब ऑफ थिंग। अगला प्रश्न है, ईडीआई के लिए डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड को बड़े बिजनेस हाउस द्वारा 1970 में विकसित किया गया था तथा ये निम्न में से किस स्टैंडर्ड के अधीन आते हैं? ईडीआई के लिए ध्यान रखना, ये सभी स्टैंडर्ड को तय करते हैं, तो इनमें से किस स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते थे वे? तो देखिए प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो होता है वो आंसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए, आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 31 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है, प्रश्न 31 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, स्मार्ट मीटर, ठीक है। स्मार्ट मीटर जो है वो आपका ऑप्शन सही होता है। स्मार्ट ग्रिड का उपयोग पावर सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है।
उपभोक्ता के जो डेटा होते हैं उसको स्मार्ट ग्रिड का उपयोग करके इकट्ठा किया जाता है। पहले इकट्ठा करेंगे डेटा को, तथा फिर डेटा को एनालाइज करेंगे और उपभोक्ता को पहले हम बांट देंगे। स्मार्ट ग्रिड का रियल उदाहरण आपका स्मार्ट मीटर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सिरी तथा एलेक्सा क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए। सिरी और एलेक्सा क्या होता है? गूगल एलेक्सा के नाम सुना, आपने सुना होगा, मोबाइल के अंदर भी होता है आपका सिरी, एप्पल। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का आपके सामने जो उत्तर है प्रश्न संख्या 32 का, वो है आपका बी, स्मार्ट असिस्टेंट। आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट भी होता है जिसमें आप बोलते हैं, तो वे इसी के उदाहरण हैं। तो ये एप्पल में आपको सिरी मिलता है और ये आपका अलग से आता है एलेक्सा। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार एक IoT डिवाइस डेटा से जुड़ी होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार एक IoT जो होती है वो डिवाइस से जुड़ी होती है? जल्दी से बता दीजिए। मैं इसको अभी फुल फॉर्म के साथ बता चुका हूं कुछ क्वेश्चंस पहले ही। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्लाउड। क्लाउड के थ्रू ये जुड़ी होती है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट के ऊपर जो भी थिंग्स है, थिंग्स कौन से हो सकते हैं? आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, फोटो, वीडियो, वो। अगला प्रश्न है 34वां, निम्नलिखित में से कौन से IoT नेटवर्क की रेंज छोटी होती है? इनमें से कौन से IoT जो नेटवर्क होता है उसकी रेंज सबसे छोटी मानी जाती है? तो देखिए अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, SRWN, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क जो होता है इसकी रेंज सबसे छोटी होती है और इसको आप हिंट से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क की रेंज बहुत छोटी होती है। इस टाइप के नेटवर्क का उपयोग लोकल एनवायरनमेंट में रन हो रही एप्लीकेशन को रन करने के लिए किया जाता है और इसका उदाहरण क्या है? आपके वाईफाई और ब्लूटूथ, यानी ये शॉर्ट रेंज में आती है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है भाई, LPWAN का पूरा नाम क्या है? LPWAN का फुल नेम क्या होता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 35 का उत्तर, प्रश्न 35 का राइट आंसर होगा आपके बी, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो आपके LPWAN का फुल फॉर्म होता है। LPWAN एक प्रकार का वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसे M2M तथा IoT डिवाइस के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, प्रश्न संख्या 36, निम्न में से किसे फ्रंट एंड का उदाहरण माना जा सकता है? फ्रंट एंड का उदाहरण किसे माना जा सकता है भाई? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, वेब ब्राउजर। फ्रंट एंड के मतलब होता है जो आप चीजें यूज कर रहे हो, फ्रंटली आपके सामने जो चीज हो रही है वो बैक एंड में जो भी कोड से रिलेटेड होती है वो बात हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, प्रश्न संख्या 37 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी IoT डिवाइस नहीं है? इनमें से IoT डिवाइस नहीं है वो बता दीजिए जल्दी से। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपके IoT डिवाइस के प्रकार नहीं है। अब सुनिए आप, ठीक है, ठीक है, तो ये सभी की सभी जो डिवाइसेज है वो तो आपके IoT डिवाइस है, जबकि यहाँ पर नहीं है तो वो पूछा गया, तो इनमें से सभी की सभी है, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए अब आप, MQTT का पूरा नाम क्या होता है? MQTT का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, MQTT का पूरा नाम क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट जो होता है MQTT का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, MQTT यह एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है जो TCP/IP प्रोटोकॉल पर रन होता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP क्या करता है भाई? आपके जो सर्वर होता है उससे और कंप्यूटर के बीच में आपका जो है संबंध स्थापित करता है। IP जो होता है वो आप जिस डिवाइस पर डेटा भेजे उसका एड्रेस होता है वो कलेक्ट करने में या उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। अगला प्रश्न है आपके, ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? ICT का फुल फॉर्म क्या आता है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा।
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है आपका सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आपके आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। अगला 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज पर जीएसएन कार्य करता है? निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज पर जो है जीएसएन कार्य करता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, जावा पर कार्य करता है जीएसएन। ध्यान रखिएगा, जीएसएन का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अपने पास, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। यह जावा लैंग्वेज पर कार्य करता है क्योंकि जावा लैंग्वेज पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मतलब ये किसी भी डिवाइस के ऊपर काम कर सकती है, ठीक है। अन्य लैंग्वेज जैसे कौन से हो सकते हैं इसके लिए, और सी, सी प्लस प्लस, पाइथन और एचटीएमएल पोर्टेबल जो है नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 41वां प्रश्न है, निम्न में से किस पर यूटिलिटी कंप्यूटिंग आधारित होती है? निम्न में से किस पर जो है यूटिलिटी कंप्यूटिंग जो होती है वो आधारित होती है? तो देखिए प्रश्न संख्या 41 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, पे पर यूज मॉडल। अब पे पर यूज मॉडल क्या होता है कि जिसमें जो सर्विस होती है आपको कुछ समय के लिए पैसे पर दी जाती है, यूज करने के बाद आप वापस उसको दे सकते हैं। तो पे पर यूज मॉडल जो होती है इसके अंतर्गत आपकी आती है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न में से कौन सा एडिटर का एक कार्य है? निम्न में से कौन सा एक एडिटर का कार्य है? ठीक है, तो बता दीजिए इसका। एच टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस अध्यापक के अंतर्गत पूछी जा चुकी है क्वेश्चन है, दोनों की दोनों इसके बाद, और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 42 का जो उत्तर है वो होगा आपका ए, रिप्लेस। एडिटर का एक कार्य है। रिप्लेस क्यों है? क्योंकि जैसे आपने यहां पर लिखा है RAKES और यहां पर H लगाना था अपन को, अब इसको मैं RAKESH जो है करना चाहता हूं या E से A करना चाहता हूं, तो ये मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये एडिटर का एक कार्य होता है। बाकी ट्रेसिंग, गेट्स और वॉच जो होती है इसके संबंधित नहीं होता है। अगला, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? जल्दी से बता दीजिए भाई, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? तो देखिए प्रश्न संख्या 43 का उत्तर आपके सामने, इसका उत्तर होगा आपके वॉइस कंट्रोल डिजिटल सिस्टम। ये किस में आता है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपके विंडोज में आता है कोर्टाना, ठीक है। आप कोर्टाना को यहां से सर्च कर सकते हैं। यहां पर जाके आप जिस प्रकार से सर्च करते हैं कि भाई मोबाइल के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट होता है जिसमें आपको सर्च करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी आप वॉइस कंट्रोल से आप कोई भी चीजों को सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के सुपर कंप्यूटर का उचित समूह नहीं है? ठीक है, तो भारत में बने उचित कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर जो है उनका सही ग्रुप नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 44 के अंदर राइट आंसर होगा आपका डी, अलौकिक, अद्वितीय, परम और आयुष। ये जो है आपका सही उचित समूह नहीं है। बाकी पद्म, युवा, कंचनजंगा, सावक ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगला प्रश्न, स्तंभ 1 को 2 के साथ आपको विचार करना है, मतलब ऐड करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है 2018 का एच टेट के अंदर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, ठीक है। इसको आपको इस प्रकार से जो है मैच करना था। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 45 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है, सी, डी, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर आपका होगा सी। बिंग जो है वो क्या एक प्रकार का सर्च इंजन है। दूसरे में आ गया आपके डी, यानी फ्लिपकार्ट जो है वो एक प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज, आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन यूज करते हैं। तीसरे में देखिए आपका होगा ए, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर आप किसी के साथ चैट करते हैं। और चौथा आपका है जो गूगल क्रोम, ठीक है। तो गूगल क्रोम क्या हो गया? आपके वेब ब्राउजर हो गया। जीमेल क्या होती है? ईमेल सर्विस होती है। तो ये इस प्रकार से जोड़ा मैच होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम। अगला प्रश्न है, कभी कभी किसी वेब पेज पर विचार फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा वो आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में प्रविष्ट करने को कहा जाता है। इस प्रकार के पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। प्रश्न बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया आपको। तो देखिए प्रश्न संख्या 46 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, कैप्चा। इसका कहने का मतलब है कि कुछ टेक्स्ट आपको ऊपर की ओर दिखाई देता है यहां पर लिखे हुए, उनको उस बॉक्स में भरना होता है, सबमिट करना होता है, वो आपके होता है कैप्चा कोड। अगला प्रश्न देखिए, एक चुनौती प्रत्युत्तर युक्ति है जो यह तय करते हैं कि दूसरे छोर से प्रतिक्रिया एक व्यक्ति दे रहा है ना कि एक मशीन। तो ये भी आप कई बार किसी साइट पे देखते हो,
तो देखिए प्रश्न संख्या 47 का उत्तर, प्रश्न 47 के अंदर राइट आंसर होगा आपका क्या, कैप्चा। ठीक है, ये कैप्चा क्यों भरवाया जाता, ताकि आप ये पता चल सके कि भाई आप इंसान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 48 आपके सामने है। यहां पर भी आपको इन दो स्तंभ को आपस में मैच करना है। ठीक है, तो आपके सामने है ये ऑप्शंस प्रश्न संख्या 48 के अंदर, तो मैच कीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो देखिए प्रश्न संख्या 48 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी। ठीक है, फर्स्ट में CDAEB, यानी फर्स्ट में होता है आपके सी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में आता है आपके डी, यानी विंडोज 10 आपका क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा है आपका विन जी, जो कि है एक प्रकार का फाइल आर्काइवर तथा कंप्रेशन, यानी जिसमें फाइलों को एक विन जिप के अंदर डाला जाता है। चौथा है आपका AVG, तो चौथे के अंदर आपका हो जाएगा ई, यानी ये आपका है AVG, एक प्रकार का एंटीवायरस आता है। और आपके लास्ट में इसमें बचता है NDLI जो होते प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरीज होती है। तो ये आपके होते हैं इसमें सही ऑप्शंस। अगला है 49वां प्रश्न आपके लिए। प्रश्न 49 है, डेटा वेयर हाउस किसे सपोर्ट करता है। डेटा वेयर हाउस जो होता है वो किसे सपोर्ट करता है। तो यहां पर देखिए इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा डी। OLAP एंड OLTP जो है डेटा वेयर हाउस जो है इसे सपोर्ट करता है। OLAP एंड OLTP की फुल फॉर्म भी अगर आपको पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा, OLAP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग और OLTP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। एक मध्यवर्ती भंडार क्षेत्र है जिसका उपयोग डेटा वेयर हाउसिंग के एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड प्रक्रिया के दौरान डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। KVS के अंदर आ चुके प्रश्न है ये। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स्टेजिंग एरिया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया जो होता है वो एक मध्यवर्ती यानी मीडियम स्टोरेज एरिया होता है जिसका उपयोग डेटा वेयर हाउसिंग के एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड प्रक्रिया के दौरान डेटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न भी आपके KVS का ही है। इन्वेंट्री कंट्रोल में EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है। EOQ का फुल फॉर्म इन्वेंट्री कंट्रोल में अगर देखा जाए तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न 51 का जो राइट आंसर होगा, प्रश्न 51 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है इन्वेंट्री कंट्रोल में EOQ का फुल फॉर्म होती है। अगला FAQ का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारी साइट्स के ऊपर आपको ये FAQ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, तो इस FAQ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा FAQ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्क विश्लेषण फेसबुक डेटा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। सोशल नेटवर्क विश्लेषण यानी सोशल नेटवर्क एनालाइज फेसबुक डेटा को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करती हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर होगा आपके बी, फेसबुक API का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फेसबुक का यूज करती हैं। अगला 54वां, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा वेयर हाउस की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा वेयर हाउस की प्रमुख विशेषता नहीं है। रिको प्रोग्रामर अभी हाल ही में 2021 में आ चुका प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, निम्नलिखित में से डेटा वेयर हाउस की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या 54 का उत्तर आपके सामने, इसका उत्तर होगा आपके पहला ए, सेग्रीगेटेड। ठीक है, प्रमुख विशेषता नहीं है तो सेग्रीगेटेड नहीं है बल्कि एकीकृत है, समय अंतर है और नॉन वोलेटाइल है इसके आंसर। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं भाई, 4 प्रश्न और बचे हैं अभी हम। निम्न में से कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किए गए या की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं। तो बताइए आप जल्दी से, डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवा कौन सी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, ये सभी। ठीक है, ये मोबाइल आधारित उमंग सेवा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजी लॉकर, ये सारे के सारे इनके सेवाएं हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत डिजिटल सहायक नहीं है। ये भी रिको असिस्टेंट प्रोग्रामर के अंदर आ चुकी प्रतिक्रिया। ये अभी हाल ही में जो प्रश्न आए हैं वो सवाल आपके सामने अभी रखे गए हैं। व्यक्तिगत डिजिटल सहायक सेवा नहीं है वो कौन सी है।
तो देखिए प्रश्न संख्या 56 के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी मूव एवी। ये एक प्रकार का वीडियो फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। बाकी सीरी, कोर्टाना, एलेक्सा जो है डिजिटल असिस्टेंट है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न इस बार आया है आपका। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मैच करना है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से मैच कर लीजिए। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 57 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होता है इसमें, ठीक है। तो ए जो है वो आपके 3 के साथ मैच होगा। विद्यालय जो है यू डाइस का यूज करता है। बी जो होता है वो आपका 5 यानी इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण जो होती है वो आपके आईएमपीएस का फुल फॉर्म यूज करती है, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और उसके बाद आपका आता है सी में आपका आता है 2 यानी ई कॉमर्स होती है वो आपके अमेजोन से संबंधित है। ई गवर्नेंस डी जो होती है वो आपके किससे, सिंगल साइन ऑन एसएसओ से संबंधित है। और मोबाइल वॉलेट जो है वो आपका पेटीएम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आरटीजीएस, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं हम। प्रश्न है आपके लिए आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संदर्भ यूटीआर की संख्या की लंबाई कितनी होती है। यह भी आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2021 के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा गया कि यूटीआर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। प्रश्न संख्या 58 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, 22 कैरेक्टर। कितने, 22 कैरेक्टर की, 22 वर्ण। आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संदर्भ यूटीआर के अंतर्गत जो है ये आप में कितनी होती है भाई, आपके 22 वर्ण की होती है। कितनी, 22 वर्ण की होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूटीआर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ध्यान रखना यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यूटीआर का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, लास्ट प्रश्न है भारत के बैंकिंग सिस्टम में नेफ्ट का क्या अर्थ है। नेफ्ट का फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट इन आईटी फील्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये अच्छा और हेल्पफुल लगा वीडियो तो लाइक करने में अभी कंजूसी मत बरतिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज को हमेशा प्राप्त करने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।